ठीक है। पहले थोड़ा इस टॉपिक को समझ लेते हैं, ठीक है। जब अंग्रेज भारत में आए तो जब ये राजनीतिक रूप से यहाँ स्थापित हो गए, व्यापार बढ़िया चलने लगा, साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर दिया, तो धीरे धीरे इन्हें एक ऐसे वर्ग की जरूरत हुई क्योंकि भारत को संचालित करने के लिए बहुत पढ़े लिखे वर्ग की जरूरत थी। तो इतने सारे लोग तो इंग्लैंड से, लंदन से, ब्रिटेन से तो आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को ही शिक्षित बनाने का काम किया और ये एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाह रहे थे जो हमारे व्यापार साम्राज्य को वृद्धि करने में या उसका क्या कहते हैं एक्सपेंशन, विस्तार में सहायक हो। वो तो वो भारतीय, लेकिन वो हमारे नियम कायदों के अनुसार चले और इस साम्राज्य को पूरी तरीके से रेगुलेट करने में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पहले कुछ भारतीयों के द्वारा कुछ छोटे छोटे शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। फिर आप देखते हैं 1813 का जो अधिनियम आया था उसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। तो जो समाज सुधारक आए उन्होंने देखा कि जब लोग पढ़ेंगे, जब उन्हें पाश्चात्य विचार को अपनाएंगे तो तर्कवाद की बात करेंगे, जो पुरानी परंपराएं उनका खंडन करेंगे, नए विचारों को अपनाएंगे, इससे उनका क्या होगा, व्यक्तिगत विकास होगा, ठीक है। तो जब राजा राम मोहन राय थे उन्होंने वो आए और जो स्त्री शिक्षा मैंने पहला डी के करने थे उन्होंने काम किया। अंकल 5 बार आया, मैकाले की शिक्षा नीति आई, गुड डिस्पैच आया, अंकल पाश्चात्य विवाद हुआ, ठीक। ऐसे ढेर सारे संस्थान खुले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वो विलियम जोन्स ने खोली थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये छोटे छोटे संस्थान थे धीरे धीरे भारतीयों को शिक्षित करने के लिए खोले गए ताकि समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य है वो सभी लोगों तक धीरे धीरे पहुँचे। तो जब आप उसमें पढ़ो तो विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे, रैले कमीशन आया, विश्वविद्यालय अधिनियम बना, ठीक है। थोड़े थोड़े प्रयासों से शिक्षक, आज तो आप देख रहे हैं देश में ढेर सारे स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, टेक्नोलॉजी है, साइंस फैकल्टी, साइंस के स्कूल हैं, लेकिन उस समय इतना नहीं थे। अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे हैं तो उन्हें स्कूल खोलना है, डिग्री कॉलेज खोलना है। तो शिक्षा का विस्तार धीरे धीरे होगा, लेकिन अंग्रेजों के लिए शिक्षा का मतलब ये था कि हम एक ऐसा वर्ग तैयार करें जो हमारे साम्राज्य को विस्तार करने में और हमारा जो साम्राज्य है उसको संचालन ठीक तरीके से चलता रहे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पे, कुछ लोगों ने सरकारी स्तर पे शिक्षा के विकास के लिए अपने अपने स्तर पे योगदान दिया, छोटा छोटा, ठीक। तो आज जो भारत में शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे किस तरीके से शिक्षा चेंज हुई, कैसे विश्वविद्यालय खुले, कैसे छोटे छोटे बहुत सारे आप हंटर कमीशन देखोगे, रैले कमीशन देखोगे, हार्टकोक कमेटी देखोगे, ठीक है। सबने अपने अपने स्तर पर शिक्षा के लिए काम किया। कुछ ने प्राथमिक शिक्षा पे काम किया, कुछ ने माध्यमिक शिक्षा पे काम किया, कुछ ने विश्वविद्यालय की शिक्षा पे काम किया, ठीक है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, सर्वप्रथम 1781 में गवर्नर जनरल सर्वप्रथम 1781
RMHT ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। अरबी का अध्ययन होता था। फिर 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। दोनों क्वेश्चन परीक्षा में कितनी बार पूछे गए हैं कि आज से भारत की शिक्षा का विकास जब भी पढ़ोगे तो इतने टॉपिक PCS में IAS में प्रोपेफर के एग्जाम ये को पूछ गए हैं दोनों क्वेश्चन। ठीक है, विट्रिस लेविडेंट जोनानाथ टंडन ने 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून का दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज की स्थापना की। अगला पॉइंट देखो, सन 1800 में कंपनी के
कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रीरामपुर कलकत्ता, श्रीरामपुर में अपना केंद्र बनाया गया। बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद कराया गया। बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद कराया गया। अगला पॉइंट है 1813 के अधिनियम में शिक्षा के वास्तविक प्रयास प्रारंभ हुए। शिक्षा के वास्तविक प्रयास प्रारंभ हुए। इस एक्ट के माध्यम से शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। अगला पॉइंट है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से शिक्षा पर बल देने के लिए
डेविड हेयर एंड सर हाइड की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है राजा राम मोहन राय ने स्वयं राजा राम मोहन राय ने स्वयं कलकत्ता में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अगले पेज पे लिख लो, आगे पे लिख लो, कहते हैं उसी में बिल्कुल डालो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे, सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे। विलियम जोन्स इस संस्था के अध्यक्ष थे। विलियम जोन्स इस संस्था के अध्यक्ष थे। विलियम जोन्स इस संस्था के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है इसकी स्थापना 1784 में, इसकी स्थापना 1784 में कलकत्ता में हुई थी। देखो इस संस्था का उद्देश्य राज्य शिक्षा को बढ़ावा देना था। इस संस्था का उद्देश्य राज्य शिक्षा को बढ़ावा देना।
प्राचीन काल की एक जो होती शिक्षा प्राचीन काल की एशियाई समाज की संस्कृति का अध्ययन करना, एशिया महाद्वीप की संस्कृति का अध्ययन करना, उसके पुरावशेषों का अध्ययन करना, वो सब कैसे संस्कृति का निर्माण हुआ, उसे प्राचीन शिक्षा बोलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखो, इस सोसाइटी में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, इस सोसाइटी में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा 1784 में भगवत गीता का और 1787 में देश का अंग्रेजी अनुवाद कराया। सारे प्रश्न लिख लो, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लिखो, विलियम जोन्स ने स्वयं विलियम जोन्स ने स्वयं 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का पूछा है बेटे, तथा उसके पश्चात गीत गोविंद का गीत गोविंद का 1792 में अनुवाद कराया। 1792 में अनुवाद कराया। इसी संस्था के द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद A code of Hindu law, a code of हिंदू लॉ के नाम से, a code of हिंदू लॉ के नाम से किया गया। ये थोड़ा सिग्नेचर, अभी ये जो सिग्नेचर मैं जरूर देती हूँ।
देखो 1952 में इसका नाम 1952 में इसका नाम एशियाटिक सोसाइटी रखा गया। एशियाटिक सोसाइटी रखा गया। पहले समझ लो आंग्ल राज्य विभाग था क्या। जब अंग्रेजों ने भारत में रहना शुरू किया, शासन करना शुरू किया और पूरी तरीके से जब एस्टेब्लिश हो गए, स्थापित हो गए, तो उनके अंदर शिक्षा के माध्यम पर, शिक्षा का माध्यम कैसा हो, अंग्रेजी होना चाहिए कि प्राच्य भाषा में होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर विवाद हो गया। तो एक वर्ग चाह रहा था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और एक वर्ग चाह रहा था अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम प्राच्य भाषा में हो, ताकि एशियाई संस्कृति का अध्ययन उनको हो। ठीक, तो दोनों अपने लिए एक वर्ग का निर्माण करना चाह रहे थे, ताकि साम्राज्य सत्ता के नियंत्रण के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो शिक्षा के माध्यम पर विवाद हो गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, शिक्षा का माध्यम प्राच्य भाषा में हो। यही आंग्ल प्राच्य विवाद था। ठीक, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए कि प्राच्य भाषा में होना चाहिए। अंग्रेजों के जो शैक्षणिक गुण था, बौद्धिक गुण था, वो इन्हीं दो बातों पर कट गया। तो फिर आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू हुआ। उसमें 3-4 पॉइंटों में परीक्षा पूछने में, ठीक है। शिक्षा के माध्यम और शिक्षा के माध्यम और शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के लिए दस सदस्यों की एक समिति बनाई गई। 10 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। जिसमें एक वर्ग पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था, जिसमें एक वर्ग पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था
दूसरा दल प्राच्य विद्या का समर्थक था। दूसरा दल प्राच्य विद्या का समर्थक था। देखो एच.टी. प्रिंसेप, एच.टी. प्रिंसेप और इस बात के समर्थक थे कि शिक्षा पश्चिमी भाषा में दी जाए। एच.टी. प्रिंसेप और विल्सन इस बात के समर्थक थे कि शिक्षा पश्चिमी भाषा में दी जाए। वो पश्चिमी भाषा में दी जाए। और ट्रेवलियन, मुनरो और एल्फिंस्टन और ट्रेवलियन लिख दूं ट्रेवलियन इस बात के समर्थक थे। इनके हो गए थे क्या? तुम्हारे नहीं हुए? इस बात के समर्थक थे कि शिक्षा पाश्चात्य भाषा में दी जाए। पाश्चात्य भाषा में दी जाए। पाश्चात्य भाषा देश, क्या बोला मैंने? रुको। ट्रेवलियन, मुनरो और एल्फिंस्टन इस बात के समर्थक थे कि पाश्चात्य शिक्षा को देसी भाषा में दिया जाए। पाश्चात्य शिक्षा को देसी भाषा में, मतलब जो लोकल की लैंग्वेज है उस भाषा में दिया जाए। पढ़ाना मतलब दोनों ही वही चाह रहे थे। फिर वो फिर ये सब बात चाह रहे हैं, तो देसी पढ़ो लोग। अच्छा ट्रेवलियन, मुनरो, एल्फिंस्टन लिख दिया। इस बात के समर्थक थे कि पाश्चात्य शिक्षा को देसी भाषा में दिया जाए। पाश्चात्य शिक्षा को देसी भाषा में दिया। तब विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को सदस्य लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर, लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी
विवाद को उन्हें भाषा संबंधी विवाद को निपटाने के लिए कहा गया। उन्हें भाषा संबंधी विवाद को निपटाने के लिए कहा गया। शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। इसे फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत। शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन के सिद्धांत को फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। कर दिए फिर हमने कर दिए नहीं, वो दो लड़कियां नहीं कर दिए। हाँ कर दिए, तुमने कर दिए। कितने लोग हो देखना। अब तो मैं हम लोग शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये सिद्धांत ये था कि शिक्षा जो है वो एक बड़े वर्ग को दी जाए। ठीक, उसके बाद का वो बड़े वर्ग के माध्यम से शिक्षा धीरे छन कर रिस कर आम आदमी तक पहुंच जाए। इस सिद्धांत का ये मतलब है। ठीक समझिए, शिक्षा एक बड़े वर्ग को दी जाए, अंग्रेजों का ये मानना था। और जब वो शिक्षा एक बड़े वर्ग को पहुँच जाएगी तो उनसे वो धीरे धीरे रिस कर, जैसे आप उच्चतर शिक्षा में देखते हैं धीरे चुने जो प्रोफेसर बनते हैं लड़के, प्रोफेसर ही धीरे धीरे उसी शिक्षा को पहुंचाते हैं, धीरे धीरे सही वर्ग तक पहुंचती है। तो तुम्हें कोई और पढ़ाता है, तुमने पढ़ाते हैं, तुम जाके छोटे बच्चों को होम कोचिंग पढ़ाते हो, समझ रहे हो। अब होम कोचिंग वाला बच्चा कैसे पढ़ाएगा? तो धीरे धीरे हर वर्ग तक शिक्षा पहुँच जाती है। ये ठल्ले को इसमें मैकाले के अनुसार, लॉर्ड मैकाले के अनुसार सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंच जाएगा।
आधार तक पहुंच जाएगा। लार्ड मैकाले का स्मरण पत्र, लार्ड मैकाले का स्मरण पत्र अगला है नहीं। लार्ड मैकाले का स्मरण पत्र जो लिखवा रहा हूँ सब परीक्षा में पूछेगा, सब एक एक इसे 2 फरवरी 1835 को, इसे 2 फरवरी 1835 को प्रतिपादित किया गया, प्रतिपादित किया गया। और लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य भाषा में, पाश्चात्य भाषा में शिक्षा की वकालत की, पाश्चात्य भाषा में शिक्षा की वकालत की। मैकाले के अनुसार, मैकाले के अनुसार, अगला पॉइंट है मैकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे, मैकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता, एक तख्ता, तख्ता ऐसे लिखा जाएगा, एक तख्ता भारत और अरब साहित्य के, भारत तथा अरब साहित्य के, भारत तथा अरब साहित्य से अधिक मूल्यवान होगा। ठीक, अगला पॉइंट लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र को, लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र को विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को छूट गया फिर से बोल दीजिए। लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र को विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार किया। और अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया गया।
से ये कमेटी थी जिसने शिक्षा से संबंधित ना सिफारिशें पेश की थी भारत में। 40 का पुलिस प्राइस था, उन तक शिक्षा से संबंधित बहुत सारी सिफारिशें, 100 अनुच्छेद थे इसमें, लेकिन जो काम के थे जो परीक्षा में पूछे जाते मैं वही आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक, ये 100 कहाँ तक लिखोगे, 100 परीक्षा में आते भी नहीं, जो काम की चीज़ें परीक्षा में पूछे जाते हैं लिखो। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका पॉइंट नंबर 1 लिखो, महिलाओं की शिक्षा पर महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी सत्र पर पहली बार प्रावधान हुआ। पॉइंट पूछा है, पहली बार प्रावधान हुआ। दूसरा पॉइंट है लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर, लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर कलकत्ता, बंबई, और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना का सुझाव। अगला पॉइंट है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही हो। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही हो, लेकिन देसी भाषा को भी प्रोत्साहित किया जाए। उच्च पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की नियमित पद्धति की स्थापना। अगला पॉइंट है गांव में देसी पाठशाला एवं जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले जाएंगे।
यूपीएससी वाले बैच के हो तो हाँ वेदन से नहीं क्लास से आए त्रिभुवन में छुट्टी हो गई है हाँ? चलो ये हंटर कमीशन इसके बारे में जान लो। उन्होंने क्या किया कि अब तक जो अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शिक्षा दी जा रही थी उस शिक्षा की प्रगति के लिए इसकी स्थापना हुई कि प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन किया जाए, शिक्षा किस स्तर की है, उसकी प्रगति क्या है, उसके बारे में समीक्षा करने के लिए हंटर कमीशन को गठित किया गया। ठीक है जी। वो लॉर्ड रिपन ने अरे ऐसे लॉर्ड रिपन ने W हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसका उद्देश्य के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग में 20 सदस्य थे। इस आयोग में 20 सदस्य थे जिनमें 8 भारतीय थे। अगला पॉइंट लिखो, इस आयोग का कार्य केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास, इस आयोग का कार्य केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा से संबंधित प्रस्ताव को प्रदान करना था। प्रस्ताव को क्या बोला मैंने? प्रस्ताव को प्रदान करना था। देखो, इस कमीशन की स्थापना 1882 में हुई थी। इस कमीशन की स्थापना 1882 में। अब आपको समझ में आ गया, हंटर कमीशन केवल प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ये परीक्षा में पूछा गया, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक की उच्चतर, तो केवल प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ये आप याद रखना, ठीक है।
रैले ये जितने भी कमीशन आयोग गठित हुए थे इनका काम शिक्षा में प्रगति, शिक्षा में क्या सुधार हो, उन सुधार के लिए प्रमुख सुधार से मोटे मोटे तौर पे यही था। ठीक है, देखो इस कमीशन की स्थापना कमीशन की स्थापना 1902 में टॉमस रैले के अध्यक्षता में की गई। टॉमस रैले की अध्यक्षता में की गई। इसके तहत एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। इसके तहत एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। क्वेश्चन पूछा है किस कमीशन के अनुसार विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, उत्तर क्या होना चाहिए? लिया। इस आयोग को सिर्फ विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव देना था। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं। नंबर 1, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण हो। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण हो। इस आयोग के तहत भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। भारत में शिक्षा महानिदेशक की प्रथम नियुक्ति। भारत में शिक्षा महानिदेशक की प्रथम नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के समय पर हुई। लॉर्ड कर्जन के समय पर हुई। लॉर्ड कर्जन के समय पर क्या कह रहे?
था महानिदेशन की प्रथम नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के समय में हुई और इस पद पे सर्वप्रथम एच डब्ल्यू ऑरेंज को और इस पद पर सर्वप्रथम नहीं है तो लिखा तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इस पद पर सर्वप्रथम एच डब्ल्यू ऑरेंज को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है 1904 में ही सब क्वेश्चन परीक्षा में आए, बच्चों पहले बता रहा हूं। 1904 में ही पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। देखो सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक आयोग बनाया। इस आयोग की स्थापना 1917 में हुई थी। आगे ये यहाँ मटर मस्ती कर रही पढ़ाई में घर वाले समझना जरूर पढ़ने नहीं है। आराम से ऐसे डॉन पिक्चर की तरह पैर कर दिया अमिताभ बच्चन की तरह फोन चला रही। तो शादी हो जाएगी, रोटी का नंबर आ रहा है, रोटी बनाइए नहीं तो दहन पर खाना मांगा चलता। लोगों को ये नहीं आता कि जाते हैं तो कम से कम टीचरों से पूछें क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी है, क्लास कहाँ चल रही है हमारी। घर वालों को देखा कि बेटा आज क्या पढ़ाया गया, थोड़ा बहुत दिखा दो हमें। तुम लोग होगी नहीं इतना दूर से आ रहा है पढ़ने के लिए रोज।
क्लास कहाँ चलेगी? सर आते हैं थोड़ा सा बताते हैं चले जाओ। तुम्हें कहना चाहिए कि पर 1 घंटे की क्लास पूरा पढ़ाइए। तो इस बात से क्लास देखो इस आयोग में आशुतोष मुखर्जी और आशुतोष मुखर्जी और इस आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद अहमद 2 भारतीय सदस्य सम्मिलित थे। 2 भारतीय सदस्य सम्मिलित थे। इस आयोग की प्रमुख सिफारिश से निम्न थी। इस आयोग की प्रमुख सिफारिश, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, इंटरमीडिएट की कक्षाएं यूनिवर्सिटी से पृथक हों। इंटरमीडिएट की कक्षाएं यूनिवर्सिटी से पृथक हों। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एक कुलपति की नियुक्ति हो। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एक कुलपति की नियुक्ति हो। अगला पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। और स्नातक की उपाधि के लिए तीन वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। तीन वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा प्रवीण तो अड़ा में आधा अड़ा, उसके बाद यह लिखना प्रवीण के लिए ऑनर्स बोलते हैं इसे, ऑनर्स प्रवीण की उपाधि के लिए अलग से पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रवीण की उपाधि के लिए अलग से पाठ्यक्रम होना चाहिए। इन सुझावों से सबक लेते हुए
मैसूर पटना बनारस, मैसूर पटना बनारस, अलीगढ़ ढाका लखनऊ, अलीगढ़ ढाका लखनऊ, और हैदराबाद में, विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। अगला पॉइंट है सैंडलर के सुझाव पर ही, सैंडलर के सुझाव पर ही, सैंडलर के सुझाव पर ही उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है शिक्षा अब प्रांतीय विषय बन गया। सब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे, शिक्षा अब प्रांतीय विषय बन गया। ठीक है, अपने आदत को सीख के जा रहे हैं। मोबाइल पे बैठ के पढ़ना, कक्षा 30 किलोमीटर जाके पढ़ना, उसका अंतर होता है। यहाँ आके दिमाग बनता है, मोबाइल पे बैठ के दिमाग नहीं बनता है। यहाँ आओगे सब लोगों से बात करोगे, अलग अलग विचार आएंगे। मतलब तो सब लोग फिर क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को भेजेंगे ना क्लास ऑनलाइन पर बैठ के। क्या हुआ पीपल? तुम्हारा पेपर है किसका? शनिवार को पेट का किसका है? हाथ खड़ा करो, तुम्हारा है ना? तुम भी आओगे के साथ? जाओगी नहीं तब तो शनिवार को पूरी क्लास के लिए उनके बच्चों को बुला लें और खाली क्लास में चले ना, परेशान हो गए। बाकी तो किसी का नहीं है तुम्हारा पैसा? हाँ शनिवार को आओगी ना? आ जाओगी शनिवार को? आओगे ना आप लोग? मजाक नहीं, तुम पॉलिटी की क्लास चलेगी शनिवार को। शनिवार को आओ तो ठीक है, फिर शनिवार के लिए फिर छुट्टी कर देंगे। और क्या, कितने लोग आओ शनिवार को? हाथ खड़ा करो, आओगी ना? अच्छा, शनिवार को वेदांत भी आ जाएगी और लड़कियां
लड़की की छुट्टी है, लड़की की छुट्टी है। अगर टॉपिक को हार्टोक कमेटी, हार्टोक समिति, देखो फिलिप हार्टोक की सलाह पर, देखो फिलिप हार्टोक की सलाह पर, फिलिप 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 हार्टोक की सलाह पर 1929 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। देखो इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न थी। नंबर 1, औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया। नंबर 1, औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया। लेकिन प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की आलोचना की गई। अगला पॉइंट है, इस समिति की सिफारिश पर ही, अगला पॉइंट है, इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। अगला हेडिंग है वर्धा योजना। हेडिंग वर्धा योजना। तो ये योजना 1937 में प्रतिपादित की गई थी। बुनियादी जो वर्धा योजना थी वो बुनियादी शिक्षा पे आधारित थी। ठीक,
या तो एक प्रकार का पर्दा योजना कब पारित हुई 1937, इस पे आधारित थी बुनियादी शिक्षाओं के आधारित। देखो वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा पर आधारित थी। तो इस योजना को हुसैन समिति के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने गांधी जी से परामर्श के बाद लागू किया। इस योजनाओं की प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में करने की सिफारिश की गई। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में करने की सिफारिश की गई। अगला पॉइंट है 7 से 14 साल के बच्चों के लिए 7 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनुदानीय शिक्षा। मुफ्त और अनुदानीय शिक्षा अगला पॉइंट है छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा मिले। अगला हेडिंग है सार्वजनिक योजना। अगला हेडिंग है सार्वजनिक योजना 1944। देखो ये योजना 1944 में अस्तित्व में आई। ये योजना 1944 में अस्तित्व में आई।
11 से 17 वर्ष के बीच बच्चों के लिए 6 वर्ष के लिए सीनियर स्कूल की व्यवस्था की जाए। और उसका विभाजन 2 भागों में किया जाए। और उसका विभाजन 2 भागों में किया जाए। नंबर 1 विद्या विषयक। नंबर 1 विद्या विषयक। नंबर 1 विद्या विषयक। नंबर 2 प्रबंधिक व व्यवसायिक। नंबर 2 प्रबंधिक व व्यवसायिक। ठीक है। और जो बच्चे आए सरकार को लेके आना ठीक है, रहेगा जो अधिक और साथ के पास पड़ोस के कॉलोनी में वो पढ़ने वाले बच्चे उनको भी लेके आया करो। ठीक है, उनको पढ़ने का हमने बताया करो, क्लास चल रही वहाँ पर। ठीक है।